हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस ऑफ देश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और अगर मंथ के करंट अफेयर्स को जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो अपकमिंग अप्रैल में एनडीए और सीडीएस का एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके पास करंट अफेयर्स के लिए एक जेन्युइन मटेरियल हो, जिससे कि आप जो है वो फटाफट को ओवरव्यू जो है वो कर पाएँ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो हैं वो अभी हाल ही के अंदर जो है वो कंक्लूड हुए थे। तो नेशनल फिल्म अवार्ड से जुड़े हुए जो कैटेगरीज आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो किनको मिला है, फिल्म कौन सी थी। बेस्ट एक्टर जो है वो मनोज वाजपेयी एंड धनुष को मिला है, कौन सी मूवीज के मिला है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली एग्जाम्स कवर करते हैं। बेस्ट डायरेक्टर जो है बेहतर पूरे मूवी के लिए, कस्तूरी मूवी बेस्ट चाइल्ड फिल्म है। वाटर बरियल जो है वो बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर जो है वो हेलेन मूवी के लिए मिला है, ये मलयालम में है। और बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो मरक्कर अरबिका द ले सिंघम जो है वो मूवी है मलयालम में, इनको मिला है। तो दीज फिल्म्स यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इस पे जो है वो क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं और मे भी हो सकता है कि एग्जाम में आ जाएं, इसलिए आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि फिल्म एंड टेलीविजन से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहती हैं जिन पर रेगुलरली स्टूडेंट से अपडेट रहने की उम्मीद करी जाती है कि उनको जनरल अवेयरनेस होगी, ऐसी चीज़ों पे यूपीएससी क्वेश्चन डाल देती है, खासतौर से एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसी के साथ में दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज ऑल्सो एसोसिएटेड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो किस एक्टर को मिला है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि भैया दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत को मिला है, जो कि एक साउथ इंडिया के बहुत ही बड़े एक्टर हैं। सबने रजनीकांत का नाम सुना है। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2021 जो है वो किस एक्टर को मिला है, ये आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है रजनीकांत को मिला है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, ये बात भी याद रखिएगा। दादा साहिब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। प्रेजेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो है वो उसके दौरान इसको दिया जाता है, और कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ में नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुजंगल। कुजंगल जो मूवी है ये जो है वो एक तमिल फिल्म है। ये बात डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है आपसे। वर्ड का मीनिंग है पेबल्स। इसको 2022 के ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया इंडिया की तरफ से। ये बात डायरेक्टली भी आपसे पूछी जा सकती है कि विच मूवी वाज नॉमिनेटेड फॉर इंडिया या नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर ऑस्कर्स। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो प्लीज याद रख लीजिएगा, कुजंगल का नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अर्थ गार्जियन अवार्ड। ठीक है, तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को जो है वो ये अवार्ड मिला है, अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है। अब आपसे ये ना पूछ के कि अर्थ गार्जियन अवार्ड किसको मिला है, ये डायरेक्टली ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, तो प्लीज ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। केरल स्टेट के अंदर है, केरला के अंदर जो है वो ये पड़ता है, केरला के अंदर ये आएगा। एंड इट इज अवार्डेड बाय नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी अ रेजिलिएंट नेचर इन इज द फाउंडेशन ऑन विच ऑल क्लाइमेट मिटिगेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को हटाने के लिए जो है उसकी बात कर रहे हैं और इसके एफर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। ये इसकी थीम है 2021 के लिए। एंड परम्बिकुलम जो है वो केरला स्टेट के अंदर आता है। इट इज अंडर द नीलगिरी हिल्स रीजन, और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का रीजन है उसका पार्ट है। तो परम्बिकुलम डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, या अर्थ गार्जियन अवार्ड किसको मिला है ऐसा पूछा जा सकता है। खासतौर से अवार्ड्स एंड जो रिकॉग्नाइजेशन होते हैं उसमें अगर किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को या इंडियन को अवार्ड मिला है तो आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ताकाचर। ताकाचर जो है वो एक तरीके का इनिशिएटिव है, एक तरीके का अभियान है, और विद्युत मोहन जो है ये इसके फाउंडर हैं। ये दोनों ही नाम, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको याद रख लीजिएगा। ये नाम भी आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपसे कह सकते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। इनको एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ये अवार्ड मिला है। प्रिंस विलियम जो है ब्रिटेन के जो हैं वो नेक्स्ट होने वाले किंग है, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स के बेटे प्रिंस विलियम। तो इस तरीके से जो है वो उनके द्वारा एक इको ऑस्कर के नाम से इसको जाना जा रहा है, अर्थ शॉर्ट प्राइज के नाम से इसको नाम दिया गया है। और ये अवार्ड सेरेमनी जो है वो 17 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज की गई थी और इसके अंदर इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। ताकाचर वॉज नेम्ड अ विनर फॉर इट्स टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस
स्मोक एमिशन बाय अप टू 98% एम्ड एट हेल्पिंग इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी। तो एक्चुअली ये जो स्टबल बर्निंग जिसको हम कहते हैं पराली जलाना, जैसे दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदूषण वगैरह होता है, उस चीज को कवर करने के लिए, उस चीज को एक तरीके से टैकल करता है ये जो तकाचर जो चीज है, और इसकी वजह से ये न्यूज में रहा, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड की। ये कहाँ दिया जाता है, तो ये बात याद रख लीजिएगा, ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, तो हमें क्या मतलब भैया, ये इंडियन को दिया गया, इसीलिए ये न्यूज में आ सकता है। 7-year-old गर्ल फ्रॉम बेंगलुरु, ठीक है, आराध्या अरविंद, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, आराध्या अरविंद जो है हैज वॉन दिस ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड इनको मिला है चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर की कैटेगरी में। शी विल आल्सो विजिट द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अ मेडल एंड 1000 यूरो का अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। शी इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन दिस अवार्ड। आज तक किसी भी और इंडियन को ये अवार्ड नहीं दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने कहा इंडियंस को अगर अवार्ड मिलते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनने दिया है, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस टू डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है अभी कोविड की वजह से जो है वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो बहुत सर्विसेज दी हैं कोविड के दौरान, ये एम्स के जो है वो डायरेक्टर रहे हैं, है ना। ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब लंग से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है उसके लिए, एंड डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स के जो हैं वो हेड हैं अभी प्रेजेंट में। और इस वजह से इनको ये इनकी सर्विसेज कोविड टाइम के अंदर जो इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं उसकी वजह से इनको ऑनर किया गया है। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री के बर्थ एनिवर्सरी जो है वो पड़ती है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पीएम रहे हैं, ठीक है, सेकंड पीएम रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं नोबेल प्राइजेस की। नोबेल प्राइज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और नोबेल प्राइज पे तो स्पेसिफिकली एनडीए के स्टूडेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 साल पहले जो है वो लीगो के साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, तो उस पे एनडीए के एग्जाम में लीगो का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। उसी तरीके से अभी ब्लैक होल पे क्वेश्चन आया था पिछली बार के एनडीए के पेपर में, यानी कि लास्ट ईयर के एनडीए के एक पेपर में जो है वो ब्लैक होल पे क्वेश्चन आया था, जबकि ब्लैक होल के साइंटिस्ट को जो नोबेल प्राइज है वो पिछले साल मिला था। तो उसकी स्टडी वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चंस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस बार नोबेल प्राइज जो है वो बहुत ही सालों बाद ऐसा हुआ है कि पहली बार नोबेल प्राइज जो है वो अर्थ की जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी के, सॉरी, जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है वो इस बार बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस बार लेबर स्टडीज को दिया गया है। तो जो है 2021 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज हैज बीन अवॉर्डेड, ठीक है, टू कैनेडियन डेविड कार्ड एंड अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट जोशुआ एंग्रिस, इन दोनों को ये मिला हुआ है। इसके अलावा साथ ही साथ गाइडो इम्बेन, इनको भी ये 3 अवार्ड 3 जनों को जो है वो मिले हैं। तो इन तीनों का नाम जो है वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये किनको किनको जो है वो मिला है, ठीक है। और डेविड कार्ड और इन सबको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स की जो मजदूर होते हैं वो किस तरीके से मजदूरी वगैरह पे, लेबर इकोनॉमिक्स पे और देश की अर्थव्यवस्था पे उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से मजदूरों की भलाई करने नहीं करने से इकोनॉमी को फायदा होता है नहीं होता है, इन सब चीजों पे स्टडी करने के लिए इनको ये मिला है। दूसरा जोशुआ एंगिस्ट एंड जो गोइडो इन्वेंस है इनको मिला है फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ द कैजुअल रिलेशंस, कि किस तरीके से कैजुअल रिलेशंस यानी कि हमारे आपके संबंधों के बीच में या मजदूरों के और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में इकोनॉमीज के अंदर किस तरीके से संबंध स्थापित होते हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, उसके बेसिस पे किस तरीके से वो चीज काम करती है, उससे किसको फायदा होता है नहीं होता है, इस तरीके की स्टडी। तो बेसिकली फील्ड क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, इनका जो फील्ड है मोटे मोटे तौर पर वो है लेबर लॉज, लेबर स्टडीज, ठीक है, उसको लेकर जो है वो इनको अवार्ड किया गया है, ठीक है। लेबर कैटेगरी या स्टडीज,
ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग जो है वो ऊपर लिखी हुई है तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नोबेल पीस प्राइज की। नोबेल पीस प्राइज जो है उसकी बात कर लेते हैं। नोबेल पीस प्राइज जैसा आप सब लोगों को पता है सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो नोबेल पीस प्राइज ही माना जाता है। 2021 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? मारिया रेसा, जो कि हैं फिलीपीन से, और दूसरे हैं जर्नलिस्ट हैं रशिया से, फिलीपींस की मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ऑफ रशिया। ठीक है, इन दोनों को इसलिए दिया गया है बेसिकली इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाए हैं और मीडिया की आजादी को प्रमोट किया है, उस चीज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, बेसिकली फ्री इंडिपेंडेंट एंड फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म सर्व टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, लाइज एंड वॉर प्रोपेगेंडा। कि अगर मीडिया एक तरीके से अपना रोल ढंग से अदा करे तो किसी भी तरीके से जो हेट वगैरह या फिर नफरत फैलाई जाती है उस चीज को काफी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा यानी कि एक तरीके से जो लोगों को भड़काने की बातें वगैरह होती हैं उन सब के ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। तो जर्नलिज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उस चीज को देखते हुए यहाँ पर इन दोनों को ये पुरस्कार जो है वो इस साल दिया गया है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ लिखते रहे हैं, फिलीपींस के भी राष्ट्रपति जो हैं रॉबर्टो दुटर्ते, उनके खिलाफ भी जो है वो ये लिखते रहे हैं। तो इस वजह से इन दोनों को ये नोबेल प्राइज इस बार दिया गया है। तो ये नोबेल प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस प्राइज पे डायरेक्टली भी फोकस रहता है। इसमें ऐसा है कि नाम पूछा जा सकता है आपसे, जो विज्ञान यानी कि साइंस के होते हैं उसमें नाम पूछने के चांसेस कम रहते हैं, बट नोबेल पीस प्राइज में डायरेक्टली नाम पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सभी स्टूडेंट को सलाह दूंगा कि ये नाम थोड़े से याद रख लीजिए। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात हो रही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है नोबलिस्ट अब्दुल रजाक गुरनाह को। ये बेसिकली क्या है, ये इन्होंने जो प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, जो लोग की रेफ्यूजी के तौर पर दूसरे देश में एंट्री लेते हैं, उनके क्या दुख दर्द होते हैं, उनको क्या तकलीफें सहनी पड़ती है, उस देश के अंदर किस तरीके से कल्चर में अडॉप्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, इन सब चीजों को लेकर उनका पूरा साहित्य रहा है। तो बेसिकली माइग्रेंट्स को लेकर ये लिखते गए हैं। ठीक है, माइग्रेशन इनका मेजर थीम रहा है। माइग्रेशन यानी कि प्रवास जो है उसकी बात हो रही है। और प्रवासी जो लोग होते हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में जाकर जो है वो शरणार्थी के तौर पर रहते हैं और उनकी बात जो है वो ये करते हैं, तो उनको लेकर उनके जो दुख दर्द हैं उनको लेकर शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी, तो इस तरीके से जो है वो इनको लेकर इन्होंने काम किया और इस वजह से किस तरीके से कल्चर वगैरह प्रभावित होते हैं इसको लेकर इनका जो साहित्य है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया है, दिया गया है साहित्य का। ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, ये जो जीव विज्ञान जगत का नोबेल पुरस्कार है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं वो कौन से हैं? एक है डेविड जूलियस एंड आर्डेन पेटापोइटियन, एंड इनको नोबेल प्राइज मिला है पूरी तरीके से किस चीज की स्टडी के लिए? फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां होती है वो किस तरीके से किसी भी फीलिंग को फील करती हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो ठंडी चीज हो, चाहे वो किसी चीज का प्रेशर फील कर रहे हैं अपन, ये सब चीजों को कैसे हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, कैसे हम उसको समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अगर हम मिर्ची खा लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मिर्ची है? इस चीज की स्टडी की है इन्होंने। और बेसिकली इनको इस फोकस के लिए, इस फील्ड में फोकस, दे हैव फोकस देयर वर्क ऑन द फील्ड ऑफ सेमेटोसेंसेशन, यानी कि जो हमारे इंद्रियां होती है, इंद्रिय तंत्र है, उसको समझने में हमारी हेल्प करिए। एंड दैट इज द एबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आई, ईयर एंड स्किन टू सी, हियर एंड फील। एक तरीके से इससे हमें समझ में आया ज्यादा अच्छे तरीके से कि हमारी बॉडी किस तरीके से अलग अलग संकेतों को, कि मिर्ची है, गर्म है या ठंडा है, प्रेशर फील हो रहा है, इन सब चीजों को कैसे प्रोसेस कर पाती है, कैसे समझ पाती है, उसको समझने में इसने हेल्प करी है, इस शोध ने हेल्प करी है, इसलिए इनको ये दिया गया है पुरस्कार। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार यानी कि भौतिक जगत का नोबेल पुरस्कार, ये भी एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार रहेगा। खासतौर से मेरा मानना है कि स्पेशली एनडीए के स्टूडेंट्स को ये पूछते रहे, तो इस तरीके से एग्जाम में हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है सुयुकुरो मनाबे, क्लॉस हॉसलमैन, ठीक है, और उसके अलावा जॉर्जियो पैरासी, इन 3 साइंटिस्ट को जो है वो ये पुरस्कार मिला है। इन्होंने बेसिकली पहली बार जो एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वायुमंडल है उसके अंदर होने वाले बदलावों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए मॉडल्स वगैरह डेवलप किए, इसके लिए इनको दिया गया। अवार्डेड फॉर द वर्क इन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, तो एक तरीके से अर्थ का क्लाइमेट किस तरीके से काम करता है, उनमें क्या क्या तत्व रहेंगे, किन चीजों के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा घटेगा, इन सब चीजों को पढ़ने और स्टडी करने के वजह से इन्होंने ये जो है वो पुरस्कार इनको दिया गया है। और दूसरा पुरस्कार इनको दिया गया है
डिस्कवरी फॉर द इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन द फिजिकल सिस्टम। तो अर्थ को एक क्लोज सिस्टम माने, यानी कि एक पूरा एक बंद कवच मानेगा। तो जैसे पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सरफेस है, तो वो चारों तरफ से जो है वो एक पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से घिरी हुई है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले बदलाव, छोटे छोटे बदलाव भी जो है वो इसको प्रभावित करते हैं। इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बदलाव है वो हमारे जीवन में किस तरीके से कारगर होते हैं, किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमें। तो वो वाली बात जो है वो इन्होंने सिस्टम मॉडल्स डेवलप किए हैं कि किस तरीके से इस बदलाव को समझा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और इस तरीके से इन्होंने मॉडल्स डेवलप किए हैं जो कि बहुत सारी फील्ड में कामगर या कारगर होंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन जगत का विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो है वो दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। इन दोनों को ऑर्गेनो कैटलिस्ट नाम से जो कैटेगरी है उसके जो तत्व हैं उनको खोजने के लिए, एक तरीके से उनको डेवलप करने के लिए बनाया गया। ये जो ऑर्गेनो कैटलिस्ट है ये क्या होते हैं, तो इसके लिए अगली लाइन में लिखा हुआ है, मैनी रिसर्च एरियाज एंड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट एबिलिटी टू कंडक्ट मॉलिक्यूल्स दैट कैन फॉर्म इलास्टिक एंड ड्यूरेबल मटेरियल। तो कई बार ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जो कि अलग तरीके से नेचुरली नहीं अकर कर रहे हो, या फिर कोई विशेष तरीके के मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नए तरीके की रिसर्च वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके की बैटरीज वगैरह, नई बैटरीज, क्योंकि अब जैसा आप देख रहे हो कि आजकल हर चीज बैटरी पे आ रही है, तो उस वजह से बैटरीज वगैरह की टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, प्रोग्रेस इन डिजीजेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा एजेंट होता है जो उस रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं उनको ऑर्गेनो कैटलिस्ट कहा जाता है। और ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट की कैटेगरी को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने और उसको हेल्प करने में, उसमें रिसर्च बढ़ाने में इनने योगदान दिया। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स देयर वर जस्ट 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट अवेलेबल, मेटल एंड एंजाइम्स। ठीक है, कैटलिस्ट आर मोर एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंफ्यूज। तो एक तरीके से एक ऐसा तत्व है जो खुद का इस्तेमाल के बिना वो इसको हेल्प करता है, सहायता करता है किसी रिएक्शन को करने में। तो ये बहुत सारी फील्ड में, मेडिसिन हुई या आज की तारीख में बैटरीज वगैरह हुई, केमिस्ट्री की फील्ड हुई, इन सब में हेल्प करता है। और इसको स्टडी करने के लिए, इसको बनाने के लिए और इसमें शोध करने के लिए ऑर्गेनो कैटलिस्ट की कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नोबेल प्राइज होते क्या है अपने आप में। तो नोबेल प्राइज पे अपने आप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दिस विल बी स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किए गए थे 1895 में। ध्यान रख लेना ये बात, ये साल इंपॉर्टेंट है। एल्फ्रेड नोबेल कौन है? एल्फ्रेड नोबेल वो है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की है ना। डायनामाइट जो है वो तत्व जो कि माइंस वगैरह में विस्फोटक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, डायनामाइट की खोज करने वाले एल्फ्रेड नोबेल को लगा था कि यार मेरी जो किस्मत है उसमें क्या ये लिखा रहेगा, मैं हमेशा इसी चीज के लिए याद रखता रहूंगा कि, या याद किया जाता रहूंगा कि मैंने नोबेल पुरस्कार जो है वो उन्होंने इसलिए फाउंड किया कि मेरे को याद रखेंगे लोग कि मैंने विध्वंसक सामान बनाया, मैंने नुकसान ही किया है, मैंने कोई फायदे की चीज नहीं की। तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ये मुख्य तौर से केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। देखो ये सरकार नहीं देती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देता है, एस्टैब्लिश्ड इन 1900। एंड मुख्य तौर से जो एल्फ्रेड नोबेल है उसकी जो इच्छा शक्ति थी कि उसके द्वारा जो पैसा दान किया गया था उसके अंदर से इसमें राशि दी जाती है। द प्राइज इन केमिस्ट्री लिटरेचर, ये बात ध्यान रखना, प्राइज इन केमिस्ट्री लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन वर फर्स्ट अवार्डेड इन 1901। 1901 में पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे। ये साल भी याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ये पुरस्कार जो है वो इस टाइम पे दिए गए थे। और 1968 से पहले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार का पूरा नाम है स्वेरिक ब्रिक्सबेन एस्टैब्लिश्ड द स्वेरिक ब्रिक्सबेन प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ये इसका पूरा नाम है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। एक चीज और जो खास तौर से ध्यान रखनी है सभी स्टूडेंट्स को, वो ये है कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो 2 देशों में दिए जाते हैं। जो नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री द्वारा बाकी सभी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि स्वीडन के अंदर जो है वो पीस का पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि शांति का पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, बाकी सब पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाते हैं। ये बात भी याद रखिए। आगे एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं, ये है ब्लैक स्वॉन अवार्ड। रेणु गुप्ता जो है वो भारत की एक एंटरप्रेन्योर है, महिला एंटरप्रेन्योर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां पर? तो ग्रेट बार्न्स एंड लीडर्स समिट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी, और इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इस सम्मान से नवाजा गया है। और ये इंडियन है, इसीलिए आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ब्लैक स्वॉन अवार्ड इज वॉन बाय रेणु गुप्ता, जो कि इंडियन महिला एंटरप्रेन्योर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये सम्मान इनको दिया गया है। चलिए
आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो तीन किताबें हैं जो इस महीने में अक्टूबर के मंथ में रिलीज की गई थी, और इनमें से डायरेक्टली जो नाम फेमस हैं, दिव्या दत्ता जो एक एक्ट्रेस हैं, स्टार्स इन माय स्काई नाम से किताब इन्होंने ली है। गुलजार जो है, उन्होंने, गुलजार का नाम सबको पता है, ये बहुत फेमस राइटर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। गुलजार साहब ने जो है वो किताब लिखी है, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम से किताब जो है वो किन के द्वारा लिखी गई, गुलजार के द्वारा लिखी गई है। रजनीश कुमार जो अभी हाल ही के अंदर रिटायर हुए हैं, एसबीआई के डायरेक्टर थे, एसबीआई के जो है वो प्रमुख थे, ठीक है, इनके नाम से किताब जो है वो लॉन्च की गई है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। एसबीआई डायरेक्टर है रजनीश कुमार, ध्यान रख लीजिएगा। और अमिताभ घोष जो है वो फेमस राइटर हैं, अमिताभ घोष की किताब है नटमैग स्कर्ट्स। ये नाम आपसे डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। करापुर कलमकारी पेंटिंग्स, कलाकुरिची वुड क्रेविंग, इनको दोनों को जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर किसी एरिया का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है किसी चीज को, तो वो उसी एरिया में डेवलप की जा सकती है, बनाई जा सकती है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुर्ची वुड कार्विंग जो हैं, इनको तमिलनाडु राज्य से जोड़ा गया है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों तमिलनाडु राज्य की हैं, और इनको दोनों को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दोनों मिल गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ साइन डिनोटिंग द स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन, ओरिजिन एंड पोजेसेस क्वालिटीज ऑफ अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, आपने सबने आगरा का पेठा, आगरा का ही बना हुआ पेठा, आगरा का पेठा इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई और व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करी जा सकती है। ये जीआई एक्ट है। तो जीआई एक्ट जो है वो क्या है, तो इसको अधिकार कहां से मिलता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। जीआई टैग्स आर इशूड एज पर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, 1999 का ये एक्ट के बारे में है। दिस टैग इज इशूड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री under the Department of Industry Promotion and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry। ये बात याद रखिएगा। तो जीआई टैग एक्ट 1999 का है। ये एक्चुअली उस एरिया में जो उत्पाद बनते हैं उनके लिए जो है वो फायदेमंद होता है कि उस एरिया के लोग अपने नाम से, अपने एरिया के नाम से उस उत्पादों को भेज सकते हैं, बेच सकते हैं बाजार के अंदर, और कह सकते हैं कि साहब हमें जो है वो ये उत्पाद जो है वो हमारे एरिया का है और हम इसको यूज करना चाह रहे हैं। अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में कहता है कि साहब मैं आगरा का पेठा बेच रहा हूँ, तो वो आगरा से ही होना चाहिए। अगर कोई और ऐसा करता है, कोई और फ्रॉड करता है, तो वो आगरा के लोग जो हैं या आगरा का पेठा बेचने वाले जो व्यापारी हैं, वो उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, ताकि वो किसी तरीके से आगरा का पेठा ओरिजिनली एक्सपोर्ट किया जा सके और आगरा के व्यापारियों को इस चीज का फायदा हो। ऐसा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मानस होता है, इसलिए बना गया है। और भी कुछ नाम आ रहे हैं जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। इदयूर चिल्ली है, कुततूर मैंगो है, ये दोनों केरल राज्य से आएंगे, और ये दोनों ही यहाँ पर कुततूर मैंगो और एदुयार चिल्ली तो दोनों को जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट में है? केरल के अंदर आते हैं ये, ठीक है। स्टेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद तक, बट हाँ फिर भी कुततूर मैंगो, एदुयार चिल्ली, ये सब नाम थोड़े से ध्यान रख सकते हैं आप। जीआई टैग अभी रिसेंट में मिला है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। महाराष्ट्र के अंदर भी मिला है वादाकोलम राइस। वादाकोलम जो राइस है, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसको जीनी राइस भी बोला जाता है, झीनी राइस के नाम से इसको जाना जाता है। ये वादा तहसील ऑफ पालघाट नाम की जगह जो है वहां पे मिलता है। ये ऑफ व्हाइट कलर का चावल होता है। अलीबाग का व्हाइट ऑनियन, सफेद ऑनियन जो है वो अलीबाग के अंदर उगता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है ये, और इसको भी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है। ये कुछ नाम है दे रखे हैं जो इस साल के अंदर, दो लिस्ट है, देखो यहाँ से इधर की तरफ में दूसरी लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट इस तरीके से दे रखी है। तो ये फर्स्ट लिस्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। कश्मीरी जो सैफरन यानी कि आपका रेशम है, उसकी सॉरी केसर है, रेशम बोल रहा हूँ मैं, केसर है, कश्मीरी केसर है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मणिपुरी ब्लैक राइस है, और कंधमाल हल्दी है, रसगुल्ला है जो कि उड़ीसा को दिया गया है। बंगाल को भी मिला हुआ है रसगुल्ले का, ये बात ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का रसगुल्ला थोड़ा सा बंगाल के रसगुल्ले से अलग होता है, ऐसा इन्होंने कहा, और इसकी वजह से इनको दिया गया। कोडी कनाल मलाई पोंडू, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तमिलनाडु का। पावनदम मिजोरम का हैंडीक्राफ्ट है। नगनथोरे और हमारम, ये सब नाम जो है वो आप एक बार पढ़ के चले जाइएगा, एग्जाम से पहले हो सकता है आपसे ये जो है वो चीज पूछ ली जाए। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाला है। जीआई टैग जो है वो ये 2021 के अंदर इन सब चीजों को दिए गए हैं, ये थोड़े से याद रख लीजिएगा। दिंदीगुल लॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है तमिलनाडु का, ये चीज याद रख लेगा। दिंदीगुल लॉक जो है वो हाथ से बनाए हुए ताले होते हैं, जो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा फेमस है। तमिलनाडु में दिंदीगुल नाम की जगह वहां पर बनते हैं।
ठीक है। कंदंगी साड़ी, शिवली पुत्तूर, पलकोवा ये फूड का है, खाने का है, और काजी नेमू ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आसाम का, ये भी एक तरीके का जो है वो फूड प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से ये 2021 की लिस्ट है। 2021 में 2021 के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है, इसकी एक लिस्ट तैयार करके दी मैंने, चाहिए पढ़ लीजिएगा। बात कर लेते हैं निपुण भारत मिशन की। निपुण भारत मिशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। ये इसका फुल फॉर्म है, डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकता है, फुल फॉर्म आपका पूछ सकता है इससे। निपुण जो है वो क्या है, तो निपुण भारत जो है वो क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत। ठीक है, निपुण भारत इसका आंसर होगा। तो ये आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है? बेसिकली क्या है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 3rd ग्रेड तक, 2026-27 तक भारत सरकार का उद्देश्य है, स्पेशली सीडीएस में पहले भी पूछे गए हैं गवर्नमेंट स्कीम वगैरह, भारत सरकार का उद्देश्य है कि वो हर तरीके से नंबर्स वगैरह को पढ़ने लिखने में कामयाब रहे, वो बच्चे जो है वो लैक ना करें अपने एजुकेशन में। इसका एक पैमाना है, इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, निपुण मिशन। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस की। तो एक्सरसाइज अजया वॉरियर का नाम याद रखना है आपको, कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और यूके के बीच में होती है, ये बात याद रखिएगा। उत्तराखंड के अंदर हुई थी, ये बात भी याद रखनी है आपसे। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन डाल रहे हैं एनडीए सीडीएस के अंदर कि एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, किस स्टेट के अंदर हुई थी या कौन से एरिया में हुई थी। तो उत्तराखंड में अजया वॉरियर एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और यूके के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है, याद रखने वाला नाम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिया द्वारा पहली बार फर्स्ट लॉन्ग रेंज 1 टन गाइडेड बॉम्ब जो है वो लॉन्च किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ की हेल्प से 29 अक्टूबर को टेस्ट फ्लाइट के द्वारा पहला ऐसा बॉम्ब जो कि भारत में ही डेवलप किया है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, लॉन्ग रेंज बॉम्ब, ठीक है, एलआरबी जो है वो डेवलप किया बालासोर रेंज महाराष्ट्र उड़ीसा के अंदर, सॉरी, वहां पे इसका जो है वो टेस्ट किया गया। और लाइट रेंज बॉम्ब, सॉरी, लॉन्ग रेंज बॉम्ब जो है उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ऊपर होती है, और ये जो है वो 1000 किलोग्राम तक का वजन या वॉरहेड या फिर बारूद ले जा सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। और इसको किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने किया है। अभी हाल ही के अंदर इसका ट्रायल या टेस्टिंग जो है वो किया गया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल। तुशिल जो है वो क्या है? स्टेल्थ यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से गुपचुप तरीके से काम करने वाला फ्रिगेट, यानी कि एक फास्ट मूविंग शिप होता है, वो है। 7th फ्रिगेट जो है वो P1135.6 क्लास का इंडियन नेवी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया मतलब समुद्र में इसको उतार दिया गया है, और इसकी जो ट्रायल है यानी कि इसका जो परीक्षण है वो चालू हो चुका है। ये रशिया में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में एडिशनल 4 जहाज जो हैं वो इस कैटेगरी के P1135.6 कैटेगरी के बनाए जाएंगे, 2 रशिया में और 2 इंडिया में, ईच इन रशिया एंड इंडिया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कम आवाज करते हुए बहुत ही ज्यादा कम जो है वो रडार पे दिखाई देगा, और इसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी एरिया के अंदर नाविकों को, जो मरीन कमांडोज होते हैं उनको भेजने वगैरह के लिए, उनको जो है वो ले जाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो साथ ही साथ इनको जो है वो यूज कर सकते हैं हम किसी और शिप को रोकने, टैकल करने वगैरह के लिए। इस तरीके से ये काम में आता है। नेक्स्ट कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा एक नया शिप जो है वो लॉन्च किया गया है, नाम है सार्थक। सार्थक शिप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या फिर डायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि सार्थक क्या है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक शिप बनाया गया जिसका नाम है सार्थक, ठीक है। ये हाल ही में कमीशन किया गया है कोस्ट गार्ड के द्वारा, इसको शुरू किया गया, तो ये चीज आपको डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। सार्थक शिप का नाम जो है वो आप याद रख लीजिएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट में चलते हैं, बात कर लेते हैं अग्नि 5 मिसाइल की, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया के लिए, और अग्नि 5 मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिफेंस उपदेश चैनल पे ही एक वीडियो है, मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, तो उसमें सारी मिसाइल्स को कवर जो है वो मैंने किया है, तो आप उसमें से जाकर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल जो है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर के आसपास रहती है, और ये इंडिया की अभी सबसे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल जो है वो रहेगी। अग्नि 6 का परीक्षण चालू है, और अग्नि 6 की रेंज और भी ज्यादा 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच जो है वो अग्नि 6 की रेंज रहने की उम्मीद है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा जो है वहां से इसका परीक्षण किया गया, डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा है।
अग्नि 5 की रेंज वगैरह क्या है, अग्नि 5 मिसाइल क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ एसएसबी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये, तो मिसाइल प्रोग्राम वाला वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, वो बहुत काम का है इस एस्पेक्ट में। अग्नि 5 का प्रेडिक्शन हुआ, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोंकण शक्ति एक्सरसाइज की। अभ्यास कोंकण शक्ति जो है वो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस, तीनों सेवाओं का ज्वाइंट अभ्यास जो है वो किया गया है यूके और इंडिया के बीच में। ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, यूके और इंडिया के बीच में हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ है, या कोंकण शक्ति कौन से दो देशों के बीच में हुआ है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो अभी हाल ही के अंदर जो है वो मुंबई के अंदर शुरू की गई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कोंकण अभ्यास जो है मुंबई में इंडिया और यूके के बीच में होने वाला अभ्यास है, इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत का पहला खुद का बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि युद्ध पोत जो है वो सेकंड सी ट्रायल के अंदर आ चुका है। और ये बात आपको याद रखनी है कि आईएनएस विक्रांत इसका नाम रहेगा। और विक्रांत जो है एक पहले भी ऑलरेडी रह चुका है, एक विराट ऑलरेडी इंडिया के पास में पहले रह चुका है। और इस तरीके से जो है वो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रमादित्य, ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास में रहे हैं इससे पहले। अभी इंडिया का जो है वो नए एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, और इसके अंदर आईएनएस विक्रांत पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया खुद बनाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होगा इंडिया के लिए कि अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास होगी। इंडिया के पास में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकते हैं, बट वर्तमान में अभी ये संख्या जो है वो घट के 1 ही रह गई है। आईएनएस विक्रमादित्य जो है वो इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया के पास में अभी कारगर है। ठीक है, विक्रमादित्य ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया के पास में अभी सेवा में है, यानी कि एक्टिव है, वरना बाकी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो इंडिया के डिकमीशन हो चुके हैं, यानी कि सेवा से बाहर हो चुके हैं। इसीलिए इंडिया को अपनी जो समुद्री सीमा है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, 3 तरफ से जो समुद्री सीमा है हमारी उसका प्रोटेक्शन करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता होती है, बट वर्तमान में हमारे पास केवल 1 है। और इस वजह से इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि अभी इस रीजन में चाइना का प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत इंडिया को पड़ेगी। आपको ये तीनों नाम ध्यान होने चाहिए, इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वर्तमान में और पहले कौन कौन से रहे हैं। ये स्पेशली एसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, एसएसबी के हिसाब से भी ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं MK-54 टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होती है? सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले जो रॉकेट्स होते हैं या मिसाइल्स होती हैं उनको टॉर्पीडो कहा जाता है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 21 अक्टूबर विद यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट से टॉर्पीडोज खरीदने का एग्रीमेंट जो है भारत सरकार कर रही है। टॉर्पीडो MK-54 टॉर्पीडो के नाम से जानी जाएगी। इसके अंदर एक्सपेंडेबल शाफ्ट एंड फ्लेयर्स जो है वो इंडियन नेवी के लिए ले रही है डिफेंस मिनिस्ट्री 423 करोड़ की लागत से। बट MK-54 टॉर्पीडो हाल ही में कौन से देश से ली गई है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर आएगा आपका यूएसए। और ये क्या है ऐसा कुछ पूछ ले तो टॉर्पीडो है, ऐसा कुछ भी आपसे एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अभ्यास। अभ्यास अभी हाल ही में न्यूज में था, ऐसा क्या है ये, और ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। डीआरडीओ ने सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट के द्वारा अभ्यास सिस्टम को लॉन्च करके देखा। तो एरियल प्रैक्टिस के लिए कि भाई मान लीजिए मेरे को प्लेन से या सुखोई जेट से कोई मिसाइल टेस्ट करनी है, तो मेरे को सामने एक जेट प्लेन तो चाहिए ना जिसपे मैं मिसाइल को दाग के देख सकूं। तो मेरे को एक टारगेट या फिर एक लक्ष्य चाहिए होगा जो उड़ सके। तो ऐसा ही एक टारगेट जो है वो है एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको कहा जाता है हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, नाम है अभ्यास। ये डीआरडीओ द्वारा ही डेवलप किया गया है और बेसिकली इसकी टेस्ट फ्लाइट कर ली गई है, बिल्कुल सही है, पूरी तरीके से काम कर पाएगा। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंदीपुर नाम से जो जगह है उड़ीसा में, वहां पे इसको किया गया, टेस्ट रेंज किया गया। अभ्यास इज डेजिग्नेटेड फॉर ऑटोनॉमस फ्लाइंग विद द हेल्प ऑफ एन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट से उड़ता है और इससे जो फ्लाइट की हेल्प से जो हमारे रॉकेट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करके हम जो है वो सुखोई जेट्स वगैरह से जो रॉकेट्स वगैरह मिसाइल्स वगैरह हैं उनको लॉन्च करके देख सकते हैं कि यार ये किस तरीके से काम कर रही है। तो अभ्यास इज अ हाई स्पीड एरियल टारगेट HAT ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये यूके के अंदर हुई थी। गोरखा राइफल्स के बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया था, फ्रंटियर फोर्स ने, और ये जो है वो यूके के वेल्स वाले रीजन के अंदर जो है वो हुई थी। और यहाँ पे इंडिया की जो गोरखा राइफल्स रेजिमेंट है उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, इसीलिए ये चीज न्यूज में आ सकती है। एक्सट्राइड्स कैम्ब्रियन पेट्रोल जो है वो ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग, यानी कि मिलिट्री गश्ती का जो है वो ओलंपिक्स भी इसको कहा जाता है।
और ये बहुत सारी मिलिट्रीज इसमें हिस्सा लेती हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड से मिलिट्रीज इसमें आती हैं, और इंडियन मिलिट्री की गोरखा यूनिट का इसमें गोल्ड मेडल जीतना एक बड़ा सम्मान का पॉइंट है, और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कैमलिन पेट्रोल एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, या फिर उसमें गोल्ड मेडल जीता तो ये एक्सरसाइज क्या है, किस कंट्री में हुई थी, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज युद्ध अभ्यास 2021। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। युद्ध अभ्यास हर बार होती है, हर साल होती है लगभग, और ये एक बार में अमेरिका में होती है और एक बार में इंडिया में होती है। इस बार अमेरिका में हुई है, ये बात याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास इज द लार्जेस्ट रनिंग एक्सरसाइज बिटवीन जॉइंट मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है। इस बार यूएस में हुई है, ये बात याद रखनी, यूएसए के अंदर हुई है इस बार, ये बात याद रखनी है। युद्ध अभ्यास रेगुलरली होती है और हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया युद्ध अभ्यास को एग्जाम में। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज का भी बहुत ज्यादा महत्व है इस बार, ध्यान रख लीजिएगा। मालाबार एक्सरसाइज पहली बार, इसमें पहले क्या होता था, पहले इसमें 3 ही कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे, इंडिया, जापान और यूएसए, बट अभी हाल ही के अंदर पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी हिस्सा लिया है। तो क्वाड के ग्रुप की वजह से, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्वाड क्या है, क्वाड की वजह से इन 4 नेवीज ने इसमें हिस्सा लिया है, इंडिया ने भी इसमें हिस्सा लिया है, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। इसका पहला चरण जो है मालाबार एक्सरसाइज का, ये फिलीपींस सागर के अंदर, फिलीपीन सी के अंदर हुआ था अगस्त के अंदर, और इसका सेकंड फेज जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर हुआ है। तो क्वाड जो ग्रुप आता है आप लोगों का, ठीक है, QUAD, क्वाड जो ग्रुप है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 4 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर हैं, और चारों कंट्रीज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आते हैं, जो चारों चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के रीजन के अंदर, और इस वजह से ये न्यूज में रहा है। तो मालाबार एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हाल ही के अंदर मालाबार एक्सरसाइज बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, और इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं जाइमेक्स, जापान और इंडिया के बीच में, JI यानी कि जापान और इंडिया। तो जापान इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, 2 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज को बायलैटरल बोलते हैं। तो बायलैटरल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है, और बेसिकली इसका मेन फंक्शन है इंडिया और जापान की नेवी के बीच में जो है वो कोऑपरेशन को बढ़ाना। मित्र शक्ति एक्सरसाइज की बात कर ले तो मित्र शक्ति भी एक कॉमन एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा बार होती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, श्रीलंका के अंदर हो रही है, 4 से 15 अक्टूबर के बीच में हुई है। और ये बात आपको डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, कौन सी कंट्री के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है या होती है, तो इंडिया श्रीलंका इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के दे दी है, इस महीने अक्टूबर मंथ के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम क्या रहेंगी, इनको डेट के साथ में याद रखने की कोशिश कर सकते हैं चाहे तो। जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस है, उनको यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो आप थोड़ा सा इस लिस्ट को जो है वो सेव करके रख लीजिएगा। आपको जैसा पता है पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाम है अनीता आनंद। अनीता आनंद जो है वो इंडियन पॉलिटिशियन है, इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन एक्चुअली। कनाडा के अंदर इनको क्या बना दिया गया है, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों नाम ही आपसे डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकता है कि अभी हाल ही के अंदर किस इंडियन ओरिजिन पर्सन को जो है वो कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो अनीता आनंद का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सूडान में मिलिट्री कू हुआ है। सूडान जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसमें काफी समय से जो है वो स्थिति जो है वो स्थिर नहीं रही है, जैसा आप लोगों को पता होना चाहिए। सूडान जो है वो अफ्रीका के अंदर आने वाला एक कंट्री, और वहां पर सूडान की जो मिलिट्री है उन्होंने राष्ट्रपति को हटाकर, प्रधानमंत्री को हटाकर जो है वो तख्ता पलट कर दिया था। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इससे ज्यादा आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम याद रखने को नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सूडान के अंदर लड़ाई चल रही है, और सूडान के अंदर मिलिट्री यानी कि सेना ने जो है वो मिलिट्री तख्ता पलट करके सेना ने कब्जा कर लिया था। ये कहाँ हुआ था अभी हाल ही में, ऐसा कुछ पूछ ले तो सूडान का नाम ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैप देखकर ये याद रखिएगा कि सूडान जो है वो किस एरिया में आता है, कौन सी कंट्री से बाउंड्री लगती है नहीं लगती। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं आपके सामने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बारबाडोस की। बारबाडोस एक ऐसा कंट्री है जो कि कैरिबियन देशों में आता है, अमेरिका के पास में छोटा सा आइलैंड कंट्री है। मैप पर देख लीजिएगा इस चीज को। बारबाडोस जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी हाल ही के अंदर पहली बार इलेक्शन कराए राष्ट्रपति के लिए। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी तक आज भी इंग्लैंड की महारानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आपके बारबाडोस भी उसी में शामिल था, जमैका वगैरह भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति नहीं होता। राष्ट्रपति की जगह इंग्लैंड की महारानी है, क्योंकि पहले ये इंग्लैंड के अंदर में आने वाले देश थे,
पर अब इन्होंने फैसला किया कि हम जो है वो इंग्लैंड की महारानी को हटाएंगे और अपने खुद का राष्ट्रपति चुनेंगे। तो बारबाडोस एक ऐसा कंट्री है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है किस देश ने अभी हाल ही में इंग्लैंड की महारानी को बदलकर खुद के लिए खुद का राष्ट्रपति चुनने का फैसला किया है। तो बारबाडोस इज द कंट्री विच हैज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट, रिमूविंग द ब्रिटेन्स क्वीन एलिजाबेथ सेकंड एज इट्स हेड ऑफ स्टेट। इन्होंने जो है वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर जो है वो बदल दिया है एलिजाबेथ को, और डेम सैंड्रा मेसन जो है वो इनको राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया है। ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि हाल ही में किसी कंट्री ने जो है वो इंग्लैंड की महारानी को अपने पद से हटाकर उसकी जगह नया राष्ट्रपति चुनाव, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो FATF ग्रे लिस्ट के अंदर आया है, ये आप सब लोगों को पता है, ये वापस अभी ग्रे लिस्ट में ही है। FATF ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ग्रे लिस्ट में आने पर किसी कंट्री के लिए ये रहता है कि उसके लिए फंडिंग वगैरह मांगना इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों वगैरह के लिए फंडिंग का इस्तेमाल किया। ऐसा अगर प्रूव हो जाता है तो वो कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है। पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर बना हुआ है। FATF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलकर डिसाइड करती है कि किस कंट्री को जो है वो टेररिज्म वगैरह पे फंडिंग करने के लिए रोका जा सकता है, तो उस पर सैंक्शंस लगाना, प्रतिबंध लगाने का काम करती है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में, तो उसको लोन वगैरह मिलना आसान नहीं है। पेरिस में FATF का मुख्यालय है। ग्रे लिस्ट फॉर डेफिशिएंसी इन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग, टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए जो कंट्रीज बदनाम होते हैं वो इस ग्रे लिस्ट में आते हैं। पाकिस्तान अभी भी इस ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर खान की। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी करके पाकिस्तान को सप्लाई करी, और इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो क्या बन पाया, एक न्यूक्लियर पावर बन पाया। इसीलिए ये बहुत फेमस साइंटिस्ट माने जाते हैं और बहुत बदनाम भी हैं। कारण क्या बदनाम होने का? क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने इलीगल तौर पे न्यूक्लियर पावर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान को, लीबिया को, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेची, जिसकी वजह से आज भी नाक में दम कर रखा है ईरान और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका जैसे देशों की। तो ये जो न्यूक्लियर पावर है वो एक्चुअली उन तक पहुंची कैसे? तो इसके पीछे अब्दुल कादिर खान का हाथ है, और अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में तो ये नेशनल हीरो हैं। बट आपको ये नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु रिसेंटली डाइड नोन एज द पाकिस्तान न्यूक्लियर फादर, ऐसा कुछ, तो आप ध्यान रखिएगा अब्दुल कादिर खान, AQ खान। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AQ खान नाम याद रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं और पाकिस्तान के लिए, बट ये एग्जाम में आ सकता है AQ खान कौन है। ग्लोबल टैक्स रेट ऑफ 15%। हाल ही के अंदर भारत सरकार समेत वर्ल्ड की ज्यादातर देशों में से 135 देशों ने, भारत सरकार शामिल है, ध्यान रखना, एक डील साइन करी है जिसके हिसाब से वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज जो है वो 15% टैक्स जो है वो लगाएंगी। कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स उन कंट्रीज पे, कंपनीज पे लगाया जाता है। मान लीजिए फेसबुक अगर इंडिया में आकर अपना हेडक्वार्टर खोले तो उनको कितना टैक्स देना होगा उस कंपनी को खोलने के लिए इंडिया में? तो उसका आंसर होता है 15% टैक्स देना होगा। क्योंकि पहले ये अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग था, तो इंटरनेशनली डिसाइड किया गया इसको 15% पे फिक्स किया जाए। हो सकता है ये डायरेक्टली पूछा जाए कि अब टैक्स रेट जो है वो कितनी कर दी गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15%। 15% टैक्स रेट जो है वो इंटरनेशनली कर दी गई है। ये ऐसा इसलिए किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के द्वारा, ताकि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो 15% से टैक्स कम रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो कंपनीज वहां जाकर बसने की कोशिश करती हैं। इससे उन कंपनीज को फायदा होता है, उन कंट्रीज को फायदा होता है, बट बाकी कंट्रीज को नुकसान होता है। तो एक मिनिमम परसेंट 15% का रेट फिक्स कर दिया गया है 135 कंट्रीज के द्वारा, ताकि कोई भी उससे कम रेट ना रख पाए, इन कंपनीज को ऐसा मौका ना दे पाए कि वो वहां जाकर टैक्स बचा लें। अब मान लीजिए फेसबुक अपने यहाँ पे भारत के सभी लोगों को जो है वो सेवाएं दे रहा है, उनसे पैसा भी कमा रहा है, बट क्या भारत सरकार को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऐसा करना जरूरी है ताकि इन कंपनीज का मुनाफा रोका जा सके और सरकारों को कुछ फायदा हो। कुछ पैसे की जरूरत है भारत सरकार को भी, बाकी सभी देश की सरकारों को भी, क्योंकि कोविड के चलते अभी सबके खजाने खाली हो गए इस वजह से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अबे अहमद की कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। ये डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। अफ्रीका का देश है, सोमालिया से बाउंड्री लगती है, दूसरी तरफ सूडान से बाउंड्री लगती है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबे अहमद वापस से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। कहा के? इथियोपिया के सेकंड 5 ईयर टर्म पे वापस से 5 साल के लिए चुन लिए गए हैं। ध्यान रखना ये क्यों नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें 2019 का नोबेल शांति का पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज मिला था, इसीलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, ये खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, ये न्यूज में रहते हैं। इसीलिए आपसे डायरेक्टली एग्जाम में भी अगर आ जाए तो ये चीज ध्यान रख लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नाम है
और आपसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही के अंदर इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो है वो किन्हें बनाया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम में आ सकता है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। तो 11 मंथ लॉन्ग वॉर इज वीकनिंग इथियोपियाज इकोनॉमी, यहाँ पे जो है वो लड़ाई चल रही है और उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी की हालत खराब है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है कहां पर, ऐसा कुछ पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से इंडिया में उसको अप्रूव करती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रपोजल है नेशनल पार्क बनाया जाए गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व घोषित किए जाएं। और ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व होगा, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, ये कहाँ फहराया गया है या फिर इनको कहाँ पे घोषित किया गया है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, लेह लद्दाख के अंदर जो है वो इसको लगाया गया है। महात्मा गांधी के 152वें जन्म के उपलक्ष्य के अंदर ये लगाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल आर के माथुर के द्वारा। ये बात याद रख लीजिएगा, लद्दाख के अंदर या लेह के अंदर इसको जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। अगला नाम है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जो है वो एक कॉमिक कैरेक्टर है, बट नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत इनको क्या बनाया गया, मैस्कॉट बनाया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंदर चाचा चौधरी को क्या बनाया गया, मैस्कॉट बनाया गया है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और ये डायरेक्टली भी आपसे आ सकता है कि चाचा चौधरी या किस कॉमिक कैरेक्टर को जो है वो हाल ही के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एम्बेसडर या फिर मैस्कॉट बनाया गया, ऐसा पूछ ले तो आप याद रखिएगा। कौन सी कॉमिक बुक्स डायमंड टून्स या डायमंड कॉमिक्स जो है उनके द्वारा चाचा चौधरी बुक जो है या फिर चाचा चौधरी कॉमिक जो है वो पब्लिश की जाती रही है, ये बात भी याद रखने लायक। अगली बात कर लेते हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस जो है वो WHO के प्रमुख हैं, ये बात याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है हु इज द हेड ऑफ WHO, WHO के वर्तमान प्रमुख कौन हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। इनको फिर से 5 साल के लिए WHO का प्रमुख बना दिया गया है। अनाउंसमेंट वाज मेड आफ्टर द डेडलाइन फॉर कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट टर्म एक्सपायर्ड ऑन सितंबर 23, तो इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ये भी इथियोपिया से ही संबंध रखते हैं और ये डायरेक्टली भी नाम पूछा जा सकता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसा आप लोगों को पता है कोविड के दौरान WHO का जो रोल रहा है उसकी वजह से ये व्यक्ति जो है वो हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस का नाम याद रखिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास फिर से न्यूज में है, क्यों, क्योंकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को फिर से आरबीआई गवर्नर बना दिया गया है। देखो याद रखने वाली बात क्या है, आरबीआई गवर्नर का पद संवैधानिक पद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। भारत सरकार चाहे जब भी आरबीआई गवर्नर को हटा सकती है, आरबीआई गवर्नर को लगा सकती है। वैसे जनरली इनका टर्म 3 साल का होता है, तो शक्तिकांत दास फिर से 3 साल के लिए आरबीआई गवर्नर बना दिए गए हैं। 25 वे गवर्नर हैं आरबीआई के और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा, ये बात याद रखिएगा। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो भारत सरकार ही इसको बनाती है और भारत सरकार ही इनको हटाती है, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स की, तो थॉमस कप की बात करेंगे। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इवेंट्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। बैडमिंटन का थॉमस कप होता है, थॉमस कप इस बार फर्स्ट टाइम जो है वो इंडोनेशिया ने जीता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंडोनेशिया लिफ्टेड द थॉमस कप ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2002। 2002 के बाद से पहली बार थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री को हराया, चाइना को हराया, ये बात याद रखिएगा। इंडोनेशिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ टीम चैंपियनशिप ऑफ मेंस बैडमिंटन। सबसे ज्यादा लंबे समय तक मेंस बैडमिंटन में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम इंडोनेशिया ही है। चाइना ने इसमें सिल्वर मेडल जीता, जापान ने और डेनमार्क जो कि दोनों ही 3rd स्थान पे रहे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये बात याद रखनी है। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। चलिए आगे बात करते हैं साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप। साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो 8वीं बार जो है वो हुई है, ऑर्गेनाइज करी गई है और इंडिया जो है वो इसमें जीता है नेपाल को हराकर। दिस इज द इंडियन फुटबॉल टीम्स फर्स्ट टाइटल ट्रम्प अंडर हेड कोच आइगोर स्टीवैक। स्टीवैक जो है वो अभी हाल ही में फुटबॉल कोच बनाए गए इंडिया के, और सुनील छेत्री जो हैं उन्होंने
लियोनेल मेसी के इंटरनेशनल गोल को पार कर लिया था इसमें। तो इंडिया ने नेपाल को हराए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है, तो किसने जीती है, इंडिया ने जीती है। ठीक है, इंडिया हैज वॉन गोल्ड मेडल इन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन या फुटबॉल चैंपियनशिप। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल जीत लिया, जैसा आप सब लोगों को पता है, जो भी क्रिकेट फैन है या फिर आपने आईपीएल में सट्टा वट्टा लगाया तो आप देख लेना, बट आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स जीत गए हैं, ये आप सबको पता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसके अलावा 14वां संस्करण 14th इंडियन प्रीमियर लीग 2021 हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। मैच कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, ये बात याद रखनी है। और इसके अलावा पहले भी चेन्नई सुपर किंग जो है वो 2010, 2011 और 2018 का जो है वो आईपीएल जीती थी। हर्षद पटेल को जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पर्पल कैप मिला, और ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वो मिला है ऑरेंज कैप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राहुल द्रविड़ जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के क्या बना दिए गए, हेड कोच बना दिए गए हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी नीचे दी हुई है, चाहे तो डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बट वो कोई सेंस बन नहीं रहा। ये 1 पॉइंटर क्वेश्चन बनते हैं कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार एनडीए सीडीएस के एग्जाम में पूछ लिया था कि कौन सा लेफ्ट हैंडर बॉलर है जिसने 300 विकेट्स पूरे किए, ऐसा कुछ, तो वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन फिक्स हैं, डिफेंस पे क्वेश्चन फिक्स है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटी होते हैं उन पे क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में आते ही हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिए। एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, सबको पता है भैया, फर्स्ट कैप्टन है जिन्होंने T20 गेम्स में 300 जो है मैच जो है वो खेल लिए हैं। Mahendra Singh Dhoni on 15th October became the first player in the world cricket to captain a team in 300 T20 games। तो कैप्टन बने 300 मैचों में, T20 गेम्स में पहले ऐसे कैप्टन बन गए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इनके बाद में नाम आता है डेरन सैमी का। ठीक है, और ये इन्होंने चेन्नई सुपर किंग का कैप्टन रहते हुए खिताब हासिल किया है, तो ये डायरेक्टली आईपीएल से जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबको पता है, रिटायर अभी हाल ही में हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, बट ये खेल रहे T20 में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने का कीर्तिमान बनाया। सुनील छेत्री, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, फिर से भारत के सबसे ज्यादा जाने वाले फुटबॉलर मेरे हिसाब से सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री ने जो है वो पहले जो फुटबॉलर हैं, ब्राजील के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक माने जाते हैं, उनका जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। और मालदीव के खिलाफ साउथ एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने जो है वो 77 गोल को पार करते हुए इन्होंने 79 गोल छेत्री ने जो है वो इंटरनेशनल गोल अपने कर लिए हैं। ये कीर्तिमान है, क्यों, इनसे आगे सिर्फ लियोनेल मेसी हैं जिनके 80 गोल हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके 115 गोल हैं इंटरनेशनल मैचों में। तो ये बात आपको याद रखनी है, सुनील छेत्री का नाम डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। आगे बात कर लेते हैं इभा। इभा क्या है, इभा जो है वो मैस्कट बनाया गया है अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप मैच कहाँ होने वाले हैं, किस कंट्री में होने वाले हैं, तो नाम आएगा इंडिया में होने वाले हैं। अंडर 17 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो इंडिया में 2022 के अंदर 2022 के अंदर होगा। मैस्कॉट का नाम है इभा, एशियाटिक लॉयनेस का है ये, और मतलब कि जो एशियाई शेर होते हैं उसकी लॉयनेस है इभा। इनको लिया गया है अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अंशु मलिक का नाम आ रहा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली, रेसलिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अंशु मलिक। अंशु मलिक का नाम ध्यान रख लीजिएगा। बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली इंडियन बन गई है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं हॉकी इंडिया। टीम हॉकी ने, इंडियन हॉकी टीम ने जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में से हिस्सा लेने से मना कर दिया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने वाले हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स CWG गेम्स कहां होंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बर्मिंघम के अंदर होंगे। 5 अक्टूबर को इंडिया ने घोषणा की कि उनकी जो हॉकी टीम है वो किसी भी तरीके से बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो हमारे खिलाड़ी उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। सेम कारण देकर यूके ने भी ऐसा ही किया था, जब यूके ने इंग्लैंड ने अपनी टीम को जो है वो जूनियर मेंस वर्ल्ड कप में भुवनेश्वर हॉकी में भेजने से मना कर दिया था। तो इस वजह से इन्होंने, इंडिया ने भी यही कहा, इंडिया ने कहा कि भाई जब आप अपने खिलाड़ी हमारे यहाँ नहीं भेज सकते तो हम अपने खिलाड़ी भी आपके यहाँ नहीं भेजेंगे। तो इस वजह से दिस वाज इन न्यूज, दिस वाज इन हाईलाइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होने वाले हैं। और दूसरा, इंडिया ने कौन सी टीम को इसमें हिस्सा नहीं लेने से मना किया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दुरंत कप ट्रॉफी। दुरंत कप जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर होने वाला। ध्यान रखना 1888 से हो रहा है ये टूर्नामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार दुरंत कप जीता है एफसी गोवा, फुटबॉल क्लब गोवा ने जो है पहली बार दुरंत कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने मोहम्मदियन स्पोर्टिंग क्लब को जो है वो हरा दिया। कोलकाता के अंदर दुरंत कप ऑर्गेनाइज कराया गया था। दुरंत फुटबॉल कप जो है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, ऑल्सो नोन एज दुरंत कप। फुटबॉल टूर्नामेंट को दुरंत कप भी बोलते हैं। और ये बेसिकली इंडिया में 1888 में एनीडेल या अनादेल शिमला के अंदर जो है वो किया गया था, सबसे पहले ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसके बाद से ये इंडिया में बीच में बंद हो गया था, वापस चालू हो गया। तो ये आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एफसी गोवा ने ये जीता, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो हाल ही के अंदर इंडियन मेन टीम ने जो है वो जीत ली है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये बात याद रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जो है वो आया है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इंडियन टीम का। इन्होंने साउथ कोरिया से हार गए ये। और वुमेन टीम जो है उनका 5th स्थान, 5वां स्थान रहा था, ये बात याद रखिएगा। रोहित शर्मा जो है वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने फर्स्ट टू स्कोर 1000 रन अगेंस्ट वन टीम इन आईपीएल। एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन, ये कीर्तिमान हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए आईपीएल के अंदर जो है वो 1000 रन पहली बार जो है वो हासिल कर दिए। कौन सी टीम के खिलाफ? केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। अबू धाबी में मैच था, उसके अंदर ऐसा कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मृति मंधाना की। स्मृति मंधाना जो है वो पहली फर्स्ट इंडियन क्रिकेट वुमेन बन गई हैं जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट के अंदर, पिंक बॉल टेस्ट यानी कि पिंक बॉल से जो टेस्ट मैच खेले जाते हैं उसमें 100 रन शतक मारने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है वुमेन क्रिकेट में, ये बात याद रखिएगा। तो स्मृति मंधाना क्योंकि भारतीय है तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। स्मृति मंधाना रीच द न्यू माइलस्टोन एज ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 इन पिंक बॉल क्रिकेट। पिंक बॉल क्रिकेट के अंदर पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने 100 रन बनाए हैं पिंक बॉल क्रिकेट के अंदर, ये बात याद रखिएगा। हिस्टोरिक सेंचुरी वाज आल्सो फर्स्ट इन द करियर ऑफ स्मृति मंधाना। विराट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर इन द मेंस गेम टू हैव स्कोर्ड 100 इन पिंक बॉल टेस्ट। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। विराट कोहली का नाम है मैन के लिए और वुमेन में स्मृति मंधाना का नाम है, ये दोनों ही नाम याद रखिए। इसी के साथ आज वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। अक्टूबर के करंट अफेयर्स यही है। अगर किसी को डाउट और क्वेश्चन हैं तो मेरे से डायरेक्टली पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज वीडियो थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ बट उम्मीद है, थोड़ा सा मैं बिजी था, उम्मीद है कि मैं संडे तक जो है वो नवंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो भी इसी तरीके से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।